हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं UEET के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सीरीज चल रही है 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है UEET में, क्योंकि थ्योरी तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ भी ली होगी। और उसके बाद क्या है कि इस समय बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं, आप लोग सब लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं, ऑनलाइन होने, इस वजह से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज करा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ मैंने IMRE में भी 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चालू कर दी है। वहाँ पर मैंने अराउंड 250 क्वेश्चंस यानी कि 250 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से मैं EDD की भी क्लास प्रॉपर जो है आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वो भी चालू है। इसमें मैंने कम से कम 50 क्वेश्चन उसमें भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से और IMRE की मैंने थ्योरी लेक्चर्स वो भी कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई प्रॉपर, वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के दौरान जोड़ में ऊष्मा प्रदान होती है, वो किस नियम के अनुसार प्रदान होती है, ऊष्मा मतलब बनती है या फिर प्रदान होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी रेजिस्टेंस बिल्डिंग होती है ये हमारे ऊष्मा का कौन सा, तो I² RT ये जो सिद्धांत होता है, इसी सिद्धांत के अनुसार हमारी ऊष्मा प्रदान होती है, यानी कि प्रदान होती है, फिर कहते हैं हम लोग ऊष्मा बनती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के बारे में जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस करना होगा मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना होगा करूँगा। और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तुम्हारे नॉर्मल में ऐसे, अगर हाँ लेकिन आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमें बताते जाइए, चैट में बताते जाइए, कमेंट्स में, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि सामान्यतः ग्रे आयरन को किस वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड किया जाता है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मल स्टील भी होता है, आयरन माइल्ड स्टील भी होता है और माइल्ड आयरन भी होता है। इसी तरीके से जो हमारा ग्रे आयरन होता है, इसमें इसको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग कौन सी वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, इसमें से ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन इसमें आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन इसमें है हमारा गैस, कौन सा है, पहला ऑप्शन इसमें हमारा गैस, दूसरा है हमारा इसमें आर्क, तीसरा है रेजिस्टेंस और चौथा है MIG, ठीक है ना दोस्तों। हाँ ये MIG जो आया है यहाँ पर, इस MIG की ये फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, अगर आपको ये आ रहा है तो प्लीज़ चैट में ज़रूर बताइए, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी ग्रे आयरन होता है उसको हम लोग किसके थ्रू वेल्ड करते हैं, तो उसको हम लोग वेल्ड करते हैं गैस वेल्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा वेल्ड करते हैं हम लोग, उससे गैस वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है के लिए धातु सतह होनी चाहिए। कैसी सतह होनी चाहिए जब हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं, तो कैसी होनी चाहिए सतह, प्रॉपर वो लुब्रिकेटेड होनी चाहिए या क्लीन होनी चाहिए या मॉइस्टेंड होनी चाहिए या रफ होनी चाहिए। लुब्रिकेंट का मतलब होता है कि उसमें कोई हम लोग लुब्रिकेशन लगा दें, ठीक है ना, कोई चिकना पदार्थ लगा दें। क्लीन का मतलब होता है साफ़ सुथरा, मॉइस्चरेंट का मतलब होता है नमी युक्त, और रफ का मतलब होता है खुरदरी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी हमारी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जाती है तो उसमें जो हमारी जो धातु की सतह है जिसको हम लोग वेल्डिंग करनी है, उसकी धातु की सतह को हम लोग कैसा रखते हैं, क्लीन रखते हैं, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, B नंबर सही है। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वेल्डिंग जॉइंट में पुअर फ्यूजन किसके कारण होता है। अब आपने फिजन और फ्यूज़न पढ़ाई, फिजन होता है और एक होता है हमारा फ्यूज़न, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा थोड़ा सा बस इतना याद रखना कि पुअर फ्यूजन क्या होता है। अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब, मतलब फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप किसके बारे में परेशान नहीं होना, बस इतना समझिए कि जो हमारी वेल्डिंग में जब जॉइंट में पुअर फ्यूजन किसके कारण होता है, तो पहला ऑप्शन है इम्प्रॉपर करंट के कारण, दूसरा है हाई वेल्डिंग स्पीड के कारण, अनक्लीन्ड मेटल सरफेस के कारण, या फिर लैक ऑफ फ्लक्स के कारण। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा जो प्रॉपर जो पुअर फ्यूज़न होता है वो किसके कारण होता है, इन प्रॉपर करंट के कारण। किसके कारण, इम्प्रॉपर करंट के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आर्क वेल्डिंग के लिए DC करंट उत्पादित की जाती है। अब सब आपको तो पता ही होगा कि हम लोग, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन जाता है दोस्तों, अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ चैट में बताइए कि जो हम लोग यहाँ पर जो आर्क वेल्डिंग करते हैं उसमें हम लोग DC करंट को ही क्यों यूज करते हैं। यहाँ तो इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब DC करंट को जनरेट करने के लिए कौन सा सिस्टम यहाँ पर यूज करते हैं। या 4 सिस्टम दिए गए हैं, मोटर, जनरेटर, सेट, रेगुलेटर, ट्रांसफार्मर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये DC करंट का ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले मैं इस क्वेश्चन के अनुसार बता दूं कि जो हमारे DC करंट उत्पादित किए जाते हैं किसके द्वारा, मोटर जनरेटर सेट के द्वारा। किसके द्वारा, मोटर जनरेटर सेट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि AC करंट से DC करंट बनाते हैं। इसके बाद इस DC करंट से हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं। अब दोस्तों हम लोग DC करंट का ही क्यों यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में, तो इससे क्या होता है कि जो आर्क होती है वो स्थायी बनती है, ठीक है ना दोस्तों। छठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो हमारी डॉट डॉट वेल्डिंग प्रोसेस में
कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। कंज्यूमेबल का मतलब खपत, यानी कि जो क्या हो जाए कि हम लोग वेल्डिंग करते जाए और वो घटता चला जाए, खपत होती जाए उसकी। तो पहला ऑप्शन है इसमें TIG वेल्डिंग, दूसरा है MIG वेल्डिंग, तीसरी है लेज़र वेल्डिंग, या फिर ऑल ऑफ द या फिर इन सभी में, यानी कि जो हमारे TIG MIG और लेजर, इन सभी वेल्डिंग करने में हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो सारा का सारा खपत होता रहता है, यानी कि कंज्यूम होता रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो हमारा कौन सा है, वो हमारी है MIG वेल्डिंग। कौन सी होती है? MIG वेल्डिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमारा इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम होता रहता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा इक्विपमेंट सामान्यतः आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जैसे कि TIG क्या है। तो दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ चैट में बताइए, इससे क्या कि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी होती जाएगी, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि TIG की फुल फॉर्म क्या होती है, MIG की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो अगर दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो ये भी आप चैट में बताते जाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से और होती जाएगी। ठीक है ना। इनमें से कौन सा है 7वां नंबर क्वेश्चन में से कौन सा इक्विपमेंट सामान्यतः आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जो वहाँ पर करंट को तो पहले डाउन करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग DC करंट में चेंज करते हैं। तो पहला तो सिंगल फेज अल्टरनेटर या 2 फेज अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर या फिर ट्रांसफार्मर। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आर्क वेल्डिंग होता है इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर। क्यों प्रयोग करते हैं? वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए, क्योंकि हम लोग जैसे 11 kV से लाइन ले रहे हैं या फिर जो ऐसे बड़ी बड़ी लाइन ले रहे हैं वो हाई वोल्टेज होता है, उसको हम लोग का ट्रांसफार्मर के थ्रू लो वोल्टेज में करते हैं। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनर्ट गैस नहीं है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको आता ही होगा, मैं ऐसा करता हूँ। तो प्लीज़ चैट में तुरंत बताइए कि कौन सा होता है इनर्ट गैस, कौन सी होती है, हाँ कौन सी नहीं होती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या ऑल ऑफ द यानी इनमें से सभी। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि इनर्ट गैस कौन सी नहीं होती है, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि इनर्ट गैस कौन सी होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी के एक इनर्ट गैस नहीं है, बाकी आर्गन, हीलियम ये हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं। अब इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस वो होती हैं जो कि क्या करती हैं कि निष्क्रिय होती हैं, यानी कि क्रिया नहीं करती हैं। इसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनको किस विधि के द्वारा जोड़ा जाता है, या फिर जो जिससे जोड़ा जाता है उसको वो कौन सी वेल्डिंग होती है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ब्रेजिंग, ठीक है ना, दूसरा है सोल्डरिंग, तीसरा है सीम वेल्डिंग, चौथा है स्पॉट वेल्डिंग या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। मैं आपको दोस्तों बता दूं सिंपल सा, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम लोग किस विधि द्वारा जोड़ते हैं, या सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ते हैं। ये ब्रेजिंग वगैरह आ गया, ये हमारा मैकेनिकल एक तरह से कह दिए, सीम हो गया, स्पॉट, ये सारे के सारे मैकेनिकल वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग नहीं की जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग है इसका प्रयोग इनमें से किस में नहीं किया जाता। तो पहला ऑप्शन है कि डाइलेक्ट्रिक में, या फिर फेरस मटेरियल के वेल्डिंग में, या फिर नॉन फेरस मटेरियल की, या एनी ऑफ द अबव, यानी इनमें से किसी में भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, क्यों से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उनमें से हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें दोस्तों सही है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, इसके साथ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता रहता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो वो भी आप यहाँ पर याद करते रहिए और रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको इसकी PDFs इंपॉर्टेंट जो बुक की PDFs होती हैं ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा वहाँ पर। चैनल का नेम है पॉलिटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर वह टेलीग्राम पे जाकर के चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों को जरूर अपने शेयर करिए, ताकि मैं प्रॉपर जो स्टूडेंट्स हैं उन सबकी भी हेल्प कर सकूँ। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।